नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 10वां अपना जीवों में श्वसन। श्वसन के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। तो अपने को भी अपने पानी के बिना भी थोड़ा टाइम रह सकते हैं, लेकिन अपने सांस के बिना ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते। तो श्वसन हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी है, चाहे मानव जाति हो, चाहे जीव हो, पेड़ पौधे हैं, ये भी श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। तो जीवों में श्वसन के बारे में अपने जानेंगे। तो देखो क्या दे रखा है इस पाठ में आपको कि बूजो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। कि उसके दादा दादी उसके पास नहीं रहते थे, वो 1 साल के बाद उसको मिलने के लिए आ रहे थे। तो उसको बहुत ही उत्सुकता थी कि कब वो आए, कब मैं मिलूं। तो वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि वह उनका स्वागत वहीं पर कर सके। इसीलिए वह भागता हुआ गया। कुछ ही मिनटों में वह बस स्टॉप पहुंच गया। एक तो आप चल के जाओ, एक आप भाग के जा रहे हो, तो आप जल्दी किस में पहुंचोगे? भाग के। तो वो भागता हुआ पहुंचा कि मैं जल्दी से वहां पहुंच जाऊं। तो फिर उसने देखा कि उसकी जो सांसें हैं वो तेजी से चल रही थी। तो उसकी दादी ने उससे पूछा कि तू हाँफ क्यों रहा है भाई? तो बूजो ने बताया कि मैं घर से चल के नहीं आया, मैं तो घर से दौड़ के ही आ गया। तो उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद उसकी जो सांस है वो तेजी से क्यों चलने लगी। तो यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में फिर घूमने लगा। तो बूजो ने प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह जानना जरूरी समझा कि क्या हम सांस लेते हैं। सांस लेना या श्वसन प्रक्रम हमारा कोई एक चरण है। तो इसके लिए इसके बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि जो सभी जीव है वो सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। सभी जीवों का जो शरीर है कि सभी जीवों का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि सभी के शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। दोनों ही तरफ से समझ सकते हो कि सभी का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, या फिर शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तो कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये अपने घर को बनाते हैं, उसमें ईंटों का यूज करते हैं। तो सबसे छोटी क्या होती है? ईंट होती है। ईंट क्या है? क्रियात्मक है, संरचनात्मक भी है। उसी तरह जो कोशिका है वो भी अपने शरीर को एक ढांचा देती है। तो कोशिका क्या है? क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका क्या प्रदान करती है? कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी कार्य करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए। अपने 1 टाइम 2 टाइम भोजन नहीं करते तो दूसरे दिन अपने शरीर में थकान सी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अपने शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, उसका विनाश हो जाता है, वो बाहर हर्षित हो जाती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते, पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं? आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में जो संचित ऊर्जा है वो श्वसन के समय निर्मुक्त हो जाती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अपने को भोजन से ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए, इसलिए श्वसन की जब क्रिया होती है ना, तो उस समय जो ऊर्जा होती है वो बाहर निर्मुक्त हो जाती है, बाहर छोड़ दी जाती है। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है और फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इस वायु में सांस द्वारा जब अंदर ले जाती है जो वायु, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें जो भी ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दी जाती है, और शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य हमारा ब्लड करता है, हमारा खून करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को अंदर लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन पहुंच जाती है, फिर वो भोजन को टुकड़ों में बांटने का
कार्य करती है। कोशिकाओं में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जब वो ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है तो भोजन को टुकड़ों में बांटती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है, और जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन होता है। वायवीय यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायवीय वायु की उपस्थिति में। वायु का मतलब वायु में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन को समझो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटती है, आगे भागों में ग्लूकोज टूटती है, दोनों ही कार्यों में, अवायवीय में भी वायवीय में भी, लेकिन वायवीय यानी कि वायु की उपस्थिति में, और वायु में फिर क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। वायु में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसकी उपस्थिति में जो ग्लूकोज है वो आगे कई भागों में टूट जाती है, कई भागों में उसका विखंडन हो जाता है। तो यह श्वसन कौन सा श्वसन कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। और यही श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यही जब सारे कार्य ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो फिर यह वो वाला श्वसन क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन। दोनों में अंतर समझ गए होंगे आप, अवायवीय और वायवीय। जो जीष्ट जैसे अनेक जीव हैं वो वायु की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। जीष्ट एक कोशिका जीव है। जीष्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होता है और इनका उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। तो वो सारा प्रक्रम जीष्ट जैसे कोशिका जीव के द्वारा होता है। हमारी पैसी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़ा समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। अपने बहुत देर तक व्यायाम करते हैं, अपने बहुत देर तक कार्य करते हैं, भारी वाहन चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो अपने को शरीर में क्या एक उदासी सी आ जाती है। अपने को लगता है कि अपने 5-10 मिनट बैठ जाएं, पानी पी लें, फिर अपने शरीर को सेट हो जाएगा। लगातार अपने काम नहीं कर सकते। तो वो किस लिए नहीं कर सकते? अपने शरीर में ऊर्जा की कमी आ जाती है। लगातार अपने कार्य करते रहते हैं तो अपने शरीर में जो ऊर्जा बनी हुई है उसका क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है, वो निर्मुक्त हो जाती है, या फिर यूं कहें कि वह यूज हो जाती है जितनी होती है कार्य में। तो अपने शरीर की एक क्षमता होती है वो निर्मुक्त हो जाती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए फिर हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति चाहिए। अपने जब किसी भी कार्य को करते हैं अपने को ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए अपने शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। जितनी ऑक्सीजन मिलेगी उतने ही वो भोजन के टुकड़ों में डिवाइड करके अपने को ऊर्जा देगी। अपने जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, अपने तेज तेज सांस ले रहे हैं, तो फिर अपने को उस टाइम उतनी तेज तेज ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती। अपने को तो ऑक्सीजन एक लिमिट में ही प्राप्त होती है। तो इसीलिए ऊर्जा की जो कमी है, अतिरिक्त मांग अपने को ऑक्सीजन की जो चाहिए होती है उस टाइम वो अपने को मिल नहीं सकती। अपना तेज तेज सांस लेना अपने को यह दर्शाता है कि अपने को जल्दी जल्दी और जल्दी ऑक्सीजन चाहिए। अपनी एक मांग होती है उस टाइम ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन अपने को वह प्राप्त नहीं हो सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से तो वो ऐंठन क्यों होता है? वो ऐंठन तब होता है जब अपने अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के जो टुकड़े होते हैं लैक्टिक अम्ल में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो लैक्टिक अम्ल का जो संचयन है वो पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। जब अपने बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, अपने को जल्दी जल्दी होता है ऑक्सीजन मिले, लेकिन अपने को उतनी ऑक्सीजन मिलती नहीं, तो अपने को तो ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए ही। तो उस समय जो भोजन का ग्लूकोज का टुकड़ों में विखंडन होता है वो फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता, उसकी अनुपस्थिति में हो जाता है, यानी कि अवायवीय श्वसन हो जाता है। तो उसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। वह लैक्टिक अम्ल अपनी पेशियों में ऐंठन को उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने, शरीर की मालिश करवाने में हमें ऐंठन से फिर आराम मिलता है। इसके जो परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड व जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। इसके बाद है 10.2 श्वसन। श्वसन में आपने
क्या देखा कि अपने नथुनों मुख को कसकर आप बंद कर लो और फिर घड़ी को देखो, देख सकते हो कि आप कितने टाइम तक रह सकते हो। तो अपने ज़्यादा टाइम तक उस समय नहीं रह सकते, ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते और इस क्रियाकलाप को करने में आप ज़्यादा टाइम भी नहीं लोगे। इसमें देखो कि श्वसन या सांस लेने का अर्थ होता है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को, संपूर्ण वायु को अंदर खींचना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड सहित संपूर्ण वायु को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उच्छ्वसन कहलाता है। अंतःश्वसन ऑक्सीजन सहित संपूर्ण वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करना। अंतःश्वसन ऑक्सीजन सहित संपूर्ण वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करना। उच्छ्वसन कार्बन डाइऑक्साइड सहित संपूर्ण वायु को शरीर के बाहर निकालना क्या कहलाता है? उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय और जीवन पर्यंत होता है। जब तक अपना जीवन है तब तक यह अंतःश्वसन व उच्छ्वसन दोनों क्रियाएं होती है। जब अपने सांस लेना ही बंद कर देते हैं तो उस दिन आदमी की मृत्यु हो जाती है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन व उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास या सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन व एक उच्छ्वसन। दोनों को समझो। अंतःश्वसन ऑक्सीजन सहित संपूर्ण वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करना। उच्छ्वसन कार्बन डाइऑक्साइड सहित संपूर्ण वायु को शरीर के बाहर निकालना। और एक श्वसन या एक सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक श्वास या एक सांस का अर्थ है। इसके बाद दे रखा है आपको क्रियाकलाप 2। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन करते हैं। अपने कभी सोचा है कि अपने श्वसन करते हैं? कभी नहीं ना। अपने को पता चलता कब ये क्रिया अपने शरीर के अंदर हो जाती है। लेकिन हालांकि यदि आप कोशिश करें तो अपने उसको गिनने की, नोट करने की कोशिश कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने व दौड़ने के बाद आप इसको नोट कर सकते हैं। ये सारणी है आपकी 10.1 आगे, उसको भरना होगा। तो इसके लिए मेन बात ये है कि कोई भी जो व्यक्ति है विश्राम की अवस्था में है, आराम से बैठा है, विश्राम की अवस्था में कोई व्यक्ति बैठा है तो वह औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। कि 15 से 18 बार सांस अंदर लेगा और बाहर निकालेगा 1 मिनट में। वह व्यक्ति जो आराम से बैठा है, विश्राम में बैठा है। लेकिन जो व्यायाम कर रहा है वो क्या करेगा? 25 बार। जो तो आराम से बैठा है वो तो 15 से 18 बार। जो थोड़ा व्यायाम कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, वो क्या होगा? 25 बार प्रति मिनट तक उसकी वो बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। तो इस प्रकार हमें अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करनी पड़ती है। ये क्रियाकलाप है, सारणी है 10.1, इसको भरने के लिए कहा गया है। इसके बाद है 10.3। किसी क्रियाकलाप है 10.3 भी किसी भी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर आप विचार कर सकते हो और बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम थी और किस में सबसे अधिक है। तो 10.3 है ये कि आप देखो सामान्य दिन में आप क्रियाकलाप कर रहे हो, आप लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, तो आप खुद सोच के बता सकते हैं कि अपने बैठे हैं, अपने लेटे हैं, तो उस समय अपनी जो दर है वो कम होगी, श्वसन की सही होगी, नॉर्मल होगी। यही अपने कोई काम कर रहे हैं, अपने भाग रहे हैं, उस समय क्या होगी? थोड़ी तेज होगी। अपने काम करेंगे, अपने भागेंगे, अपने को थकान महसूस होगी, तो उस समय श्वसन दर क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये सारे क्रियाकलाप दिन के बारे में, ये क्रियाकलाप 10.2 है कि आप दिन में जितने भी कार्य करते हैं उस समय आप नोट कर सकते हैं कि किस टाइम अपनी जो श्वसन दर है कम होगी और किस टाइम अपनी जो श्वसन दर है वो ज़्यादा होगी। इसके बाद है 10.3 कि हम श्वास कैसे लेते हैं, इसके बारे में है। तो ये अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।